7 मई 2008 को मुंबई में हुए नीरज ग्रोवर हत्याकांड से मुंबई में ही नहीं पूरे भारत में सनसनी फैल गई थी। एक प्रोडक्शन हाउस में काम करने वाले नीरज की हत्या करके उसके शव को बड़ी ही बेदर्दी से 300 टुकड़ों में काट दिया गया था। नीरज मर्डर केस के बारे में कहा जाता है कि ये मर्डर लव ट्रायंगल की वजह से हुआ था और ये लव ट्रायंगल नीरज ग्रोवर, कन्नड़ अभिनेत्री मारिया सुसैराज और उसके बॉयफ्रेंड नेवी ऑफिसर लेफ्टिनेंट जेरोम मैथ्यू के बीच था। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर नीरज की हत्या किसने की थी और फिर उसकी लाश को 300 टुकड़ों में क्यों काट दिया गया था। इस पूरी घटना की सच्चाई को जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और समाज में हो रही ऐसी दिल दहला देने वाली घटनाओं से रूबरू होते रहें ताकि आप भी सावधान रह सकें। आइए अब आपको बताते हैं इस घटना के बारे में। दरअसल मारिया सुसैराज केरल के कोच्चि की रहने वाली थी। बचपन से ही उसे सिंगिंग और डांसिंग का शौक था और मारिया ने कुछ छोटी मोटी साउथ इंडियन फिल्मों में अभिनय भी किया और फिर कोच्चि में ही मारिया को एक नेवी ऑफिसर जेरोम मैथ्यू से प्यार हो गया था। जेरोम मैथ्यू और मारिया बचपन के दोस्त थे। उन दोनों ने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई एक साथ ही की थी। जेरोम और मारिया ने यह भी तय कर लिया था कि वो जल्दी ही शादी भी कर लेंगे। मारिया अभिनय के क्षेत्र में कुछ बड़ा करना चाहती थी, वो नाम कमाना चाहती थी। इसीलिए उसने सोचा कि उसे हिंदी टीवी सीरियल्स और बॉलीवुड फिल्मों में अपनी किस्मत को आजमाना चाहिए, जहां वो ज्यादा नाम, शोहरत और पैसा भी कमा सकती है। इसीलिए वो कोच्चि को छोड़कर सन 2007 में मुंबई चली आई। मुंबई पहुंचने के बाद अब मारिया के सामने बहुत सारी चुनौतियां थीं और जिनमें से सबसे बड़ी चुनौती उसके लिए ये थी कि उसे ठीक से हिंदी भाषा बोलनी नहीं आती थी। और ये तो जाहिर सी बात है कि हिंदी टेलीविजन और सिनेमा में काम करने के लिए साफ हिंदी बोलनी आनी चाहिए, लेकिन मारिया की हिंदी इतनी अच्छी नहीं थी। इसलिए मारिया जब टीवी और फिल्मों में काम करने के लिए मुंबई के कई प्रोडक्शन हाउस के चक्कर लगा रही थी, यानी वो स्ट्रगल कर रही थी, तो तभी ऑडिशन के समय उसकी मुलाकात नीरज ग्रोवर से हुई। ये मारिया और नीरज की पहली मुलाकात थी। नीरज ग्रोवर कानपुर के एक सामान्य परिवार से आते थे और लगभग 25 साल के युवा नीरज ग्रोवर से उनके परिवार वालों को बड़ी आशा थी। नीरज के पिता अमरनाथ ग्रोवर एक छोटे व्यापारी थे। हालांकि ग्रोवर परिवार को पूरी आशा थी कि एक दिन उनका बेटा उनके परिवार का नाम रोशन जरूर करेगा, और वो कर भी रहा था। यानी जब साल 2008 में स्टार प्लस पर शाहरुख खान का एक शो आया करता था, उस शो का नाम था क्या आप 5वीं पास से तेज हैं, और नीरज ग्रोवर इस बड़े शो के प्रोडक्शन टीम के हिस्सा थे। एक दिन नीरज ग्रोवर किसी सीरियल का ऑडिशन ले रहे थे, तभी ऑडिशन के लिए मारिया सुसैराज भी वहां पहुंची। नीरज ने मारिया से टेस्ट के लिए हिंदी में कुछ सवाल पूछे, जिसका मारिया ठीक ढंग से जवाब नहीं दे पाई क्योंकि उसकी हिंदी ज्यादा अच्छी नहीं थी। नीरज ने मारिया से कहा कि हमें हिंदी बोलने वाले लोगों की जरूरत है क्योंकि ये सीरियल हिंदी में है और अगर कुछ भी आपके लायक होगा तो हम आपको मौका जरूर देंगे। इतना कहकर नीरज वहां से चला गया। इसके बाद मारिया ने नीरज के ऑफिस के ही किसी व्यक्ति से नीरज का नंबर ले लिया और फिर कुछ दिनों के बाद मारिया ने नीरज को फिर से कॉल किया और ऑफिस में हुई अपनी मुलाकात के बारे में उसे याद दिलाया तो नीरज ने मारिया को पहचान लिया। फिर इन दोनों में कुछ बातें हुई और इस फोन कॉल के बाद धीरे धीरे मारिया और नीरज के बीच फोन पे बातचीत का सिलसिला बढ़ने लगा। फिर दोनों की बातचीत मुलाकातों में बदल गई, यहाँ तक कि कुछ दिनों के लिए मारिया नीरज के अपार्टमेंट में भी रही। मारिया ने अपने कोच्चि के बॉयफ्रेंड जेरोम मैथ्यू को नीरज ग्रोवर के बारे में बताया। मारिया ने उसे बताया कि नीरज मुंबई में उसे काम दिलाने में मदद कर रहा है और उसने जेरोम से यह भी बताया कि नीरज का उस पर क्रश है, लेकिन मेरी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि जेरोम मैथ्यू शक्की किस्म का इंसान था। उसे मारिया और नीरज की दोस्ती वाले रिश्ते पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। उसे लगता था कि उसकी गर्लफ्रेंड मारिया उसे धोखा दे रही है। जेरोम को नीरज और मारिया की दोस्ती बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन वो मारिया से कुछ कह नहीं पाता था। और फिर साल 2008 में 6 मई को मारिया ने मुंबई के मलाड इलाके में एक नया फ्लैट ले लिया। मारिया ने शिफ्टिंग के लिए नीरज से मदद मांगी तो नीरज भी उसकी मदद के लिए तैयार हो गया। वो रात 10 बजे के करीब मलाड में मारिया के फ्लैट पर पहुंचा और उसका सामान रखवाने में उसकी मदद करने लगा। और ठीक उसी समय मारिया के मोबाइल पर उसके बॉयफ्रेंड जेरोम मैथ्यू का कोच्चि से कॉल आ गया। वो जेरोम से बात करने लगी। उसने जेरोम को बताया कि वो मलाड वाले फ्लैट में शिफ्ट हो गई है। तभी जेरोम को मारिया की तरफ से किसी मर्द की आवाज सुनाई दी। उसने मारिया से पूछा, क्या तुम्हारे साथ तुम्हारे फ्लैट में कोई और भी है? मारिया ने कहा कि हाँ, नीरज है। फिर जेरोम ने पूछा कि वो इतनी रात को वो तुम्हारे फ्लैट पर क्या कर रहा है? तो मारिया ने जवाब दिया कि वो सामान रखवाने में मेरी मदद करने आया है। जेरोम ने मारिया से कहा कि नीरज को अपने रूम पर मत रुकने देना, उसे यहाँ से वापस भेज देना। जेरोम मैथ्यू उस रात मारिया के रूम पर नीरज के होने से बेचैन हो गया था। उसने रात 11:30 बजे के आसपास दोबारा फिर से मारिया को कॉल किया क्योंकि वो ये कंफर्म करना चाहता था कि नीरज मारिया के फ्लैट से चला गया है या नहीं। लेकिन मारिया ने अपने बॉयफ्रेंड जेरोम को कुछ भी जवाब देने के बजाय अपना फोन ही बंद कर दिया और मारिया की इस हरकत से जेरोम गुस्से से पागल हो गया। जेरोम ने उसी समय यह तय कर लिया था कि वो मुंबई मारिया के फ्लैट पर जाएगा। मारिया जब मलाड में शिफ्ट होने वाली थी तो उसने अपने फ्लैट का एड्रेस जेरोम को बता दिया था। जेरोम ने सोचा कि वो मारिया को बिना बताए ही उसके फ्लैट पर पहुंचेगा और ये देखेगा कि मारिया उससे झूठ बोल रही है या सच बोल रही है।
फिर उसने कोच्चि से मुंबई जाने वाली फ्लाइट के बारे में पता किया तो उसे पता चला कि 7 मई की सुबह 3 बजे मुंबई के लिए एक फ्लाइट है। जेरोम ने वही फ्लाइट पकड़ी और सुबह 7:30 बजे मुंबई पहुंच गया। फिर वो वहां से सीधे मारिया के फ्लैट पर पहुंचा और उसने दरवाजे की बेल बजाई, लेकिन दरवाजा खोलने कोई भी नहीं आया। उसने दोबारा बेल बजाई और इस बार मारिया उठी। फिर उसने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही उसने सामने जो देखा उसे देखकर उसका दिल धड़कना भूल गया, क्योंकि दरवाजे पर उसका बॉयफ्रेंड जेरोम मैथ्यू खड़ा था। जेरोम बिना कुछ बोले सीधे मारिया के बेडरूम में घुस गया। बेडरूम में वो जो देखना चाहता था उसे वही दिखाई दिया, यानी नीरज ग्रोवर मारिया के बेडरूम में ही था। अपनी गर्लफ्रेंड के बेडरूम में नीरज को देखकर उसका खून खौल उठा। इसके बाद जेरोम और नीरज में बहस शुरू हो गई। फिर बात हाथापाई और मारपीट तक पहुंच गई। जेरोम गुस्से में मारिया के किचन से एक चाकू उठा लाया और उस चाकू से नीरज ग्रोवर के ऊपर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिए। और जब मारिया उसे रोकने लगी तो जेरोम ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। उसने धमकी देते हुए मारिया से कहा कि अगर वो उसे रोकने की कोशिश करेगी तो वो उसे भी जान से मार देगा। चाकू के ताबड़तोड़ वार से नीरज की मौके पर ही मौत हो गई। नीरज की हत्या करने के बाद मारिया और जेरोम ने उसी फ्लैट में शारीरिक संबंध भी बनाए और अब कत्ल तो हो चुका था, लेकिन अब इन दोनों के सामने प्रॉब्लम यह थी कि लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। और फिर उन्होंने सोचा कि अगर लाश को फ्लैट से बाहर ठिकाने लगाने के लिए कहीं ले जाएंगे तो वो तुरंत पकड़े जाएंगे। इसलिए उन दोनों ने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि अगर हम लाश को बाहर भी ले जाएं तो कोई ये ना जान पाए कि वो किसी की लाश ले जा रहे हैं। इसके बाद मारिया ने अपने एक दोस्त को कॉल किया और झूठ बोलकर उसकी कार ले ली। फिर करीब 11 बजे के आसपास जेरोम और मारिया उस कार से मलाड के एक मॉल में गए और वहां से उन दोनों ने 3 बड़े बैग, चाकू, एयर फ्रेशनर, पर्दे और चादरें खरीदे और बाहर ही एक रेस्टोरेंट में उन्होंने खाना भी खा लिया था। फिर दोपहर के 3 बजे वो दोनों फ्लैट पर पहुंचे और नीरज की लाश को रसोई में ले जाकर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटने लगे। और फिर दोनों ने नीरज की लाश के करीब 100 से ज्यादा टुकड़े कर दिए। फिर लाश के टुकड़ों को बैग में भर दिया। इसके बाद इन बैग्स को दोस्त की कार में लोड करने लगे, लेकिन मारिया की बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड ने देख लिया था कि मारिया जेरोम के साथ कार में बैग रख रही है। उसके बाद उसने दोनों को बिल्डिंग से बाहर जाते हुए भी देखा। रास्ते में मारिया और जेरोम ने बोतल में पेट्रोल खरीदा और करीब 7 बजे वो दोनों पालघर जिले के मनोर की तरफ निकल गए। मारिया और जेरोम ने मनोर के जंगल के पास अपनी कार रोक ली। फिर इन दोनों ने लाश के टुकड़ों से भरे बैग को कार से निकाला और उन पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। और जब उन्होंने देखा कि नीरज की लाश पूरी तरह जल चुकी है तो वो दोनों वहां से वापस मुंबई आ गए और वो रात के करीब 10:30 बजे के आसपास मलाड वाले फ्लैट पर पहुंच गए। इसके बाद फ्लैट पर जितने भी सबूत थे जो उन्हें सलाखों के पीछे ले जा सकते थे, उन्होंने उनमें से अधिकतर सबूत मिटा दिए, यानी दीवार, फर्नीचर और खिड़कियों के पर्दे भी नीरज के खून से सने हुए थे। उन्होंने दीवार से भी खून के छींटों को मिटाने के लिए उस पर पेंट कर दिया था। फर्नीचर और पर्दे भी बदल दिए थे। जेरोम उस रात मारिया के फ्लैट पर ही रहा और अगले दिन यानी 8 मई को 12:30 बजे उसने मुंबई से कोच्चि के लिए फ्लाइट पकड़ी और वापस कोच्चि पहुंच गया। और इधर नीरज ग्रोवर 7, 8 और 9 मई को भी जब अपने ऑफिस नहीं पहुंचा तो उसके ऑफिस के दोस्तों ने उसकी खैर खबर लेने के लिए उसे फोन किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। दोस्तों ने फिर मारिया को फोन किया तो मारिया ने फोन उठाया और नीरज के दोस्तों को बताया कि नीरज तो रूम शिफ्ट कराने के बाद वापस अपने फ्लैट पर चला गया था। उसने बताया कि उस दिन के बाद से नीरज से उसकी कोई बात नहीं हुई है। नीरज के दोस्तों ने नीरज को हर जगह ढूंढा, लेकिन उन्हें नीरज का कहीं कुछ भी पता नहीं चला। इसके बाद नीरज के लापता होने की बात नीरज के माता पिता को भी बताई गई। नीरज के पिता अमरनाथ ग्रोवर ने मुंबई के पुलिस थाने में बेटे के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस नीरज ग्रोवर का पता लगाने में जुट गई। पुलिस सबसे पहले पूछताछ के लिए मारिया के फ्लैट पर पहुंची, क्योंकि लापता होने से पहले नीरज मारिया के फ्लैट पर ही था। मारिया ने पुलिस को बताया कि नीरज तो 6 मई की रात को ही उसका रूम शिफ्ट कराकर अपने फ्लैट पर चला गया था। पुलिस उस दिन तो मारिया से थोड़ी पूछताछ करके वापस लौट गई, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को यह शक था कि मारिया उनसे कुछ छुपा रही है। इसके बाद पुलिस ने मारिया और नीरज के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो कॉल डिटेल से पता चला कि मारिया झूठ बोल रही है। पुलिस को नीरज की कॉल डिटेल से यह भी पता चला कि नीरज ने देर रात यानी 1:27 पर अपने मोबाइल फोन से किसी से बात की थी और उस समय नीरज के फोन की लोकेशन मारिया के फ्लैट पर ही थी। इसके बाद पुलिस एक बार फिर से मारिया के फ्लैट पर पहुंचती है और इस बार वहां के सिक्योरिटी गार्ड से भी पूछताछ करती है। सिक्योरिटी गार्ड ने पुलिस को बताया कि उसने 7 मई की सुबह मारिया और उसके एक दोस्त को कार में बैग रखते हुए देखा था। इसके बाद पुलिस मारिया के पास पहुंची और इस बार पुलिस ने मारिया से नीरज के बारे में कड़ाई से पूछताछ की और मारिया अब ये जान चुकी थी कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है, तो उसने पुलिस के सामने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। लेकिन उसने बताया कि नीरज की हत्या उसने नहीं, बल्कि हत्या तो उसके बॉयफ्रेंड जेरोम मैथ्यू ने की है। इसके बाद कोच्चि से नेवी ऑफिसर जेरोम मैथ्यू को भी अरेस्ट कर लिया गया और इस तरह से नीरज ग्रोवर हत्याकांड की गुत्थी सुलझनी शुरू हो गई। नीरज का फोन भी मारिया के पास से बरामद कर लिया गया।
उस कार को भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया, जिससे लाश को ठिकाने लगाया गया था और उस कार में भी कई जगहों से खून के धब्बे मिले थे। इसके बाद फॉरेंसिक टीम मनोर के उस जंगल में भी गई जहां उन दोनों ने नीरज की लाश को जलाया था। फॉरेंसिक टीम को वहां से कुछ इंसानी दांत और हड्डियां भी मिली। फिर उन हड्डियों का और कार में मिले खून के धब्बों का नीरज के परिवार से डीएनए मैच कराया गया और डीएनए से यह सुनिश्चित हो गया था कि ये अवशेष नीरज के ही थे। इसके बाद इन सारे सबूतों को कोर्ट में पेश किया गया और फिर इस घटना के 3 साल बाद 11 जुलाई साल 2011 को मुंबई सेशन कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर और सभी गवाहों और सबूतों के आधार पर अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि यह हत्या पहले से सुनियोजित नहीं थी, यानी जेरोम ने गुस्से में आकर नीरज का कत्ल किया है, क्योंकि वो अपने साथ किसी भी तरह का कोई भी हथियार नहीं लेकर आया था। इसके बाद कोर्ट ने जेरोम मैथ्यू को सबूत मिटाने और गैर इरादतन हत्या का दोषी मानते हुए उसे 50,000 रुपए जुर्माना और मात्र 10 साल कारावास की सजा सुनाई और साथ ही मारिया भी कठोर सजा पाने से साफ बच गई। उसने कोर्ट में कहा कि वो बेकसूर है। मारिया ने कहा कि उसने जब जेरोम को नीरज का कत्ल करने से रोकना चाहा था तो जेरोम ने उसे भी जान से मारने की धमकी दी थी, जिससे वो डर गई और कुछ भी नहीं कर पाई। इसके बाद कोर्ट ने मारिया को केवल सबूतों को मिटाने का दोषी मानते हुए मात्र 3 साल की सजा सुनाई और जिस दिन मारिया को सजा सुनाई गई थी, मारिया उसी दिन जेल से बाहर आ गई और उसका कारण यह था क्योंकि वो ट्रायल के दौरान 3 साल से ज्यादा का समय जेल में बिता चुकी थी। वो शुरू में पुलिस की गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में बंद थी और कोर्ट का फैसला आने में 3 साल से ज्यादा का समय लग गया था। हालांकि नीरज ग्रोवर के माता पिता कोर्ट के इस फैसले से बहुत दुखी हुए थे। उन्होंने कहा कि जो मुख्य दोषी थी वो ही जेल से बाहर आ गई है। नीरज के पिता अमरनाथ ग्रोवर ने कहा कि नीरज की हत्या पहले से प्लान की गई थी। उन्होंने कहा कि मारिया ने उनके बेटे नीरज से बदला लिया था क्योंकि नीरज ने मारिया को काम नहीं दिलाया था। नीरज के दोस्तों ने भी कहा था कि मारिया ने नीरज का फायदा उठाया था। नीरज के माता पिता ने कोर्ट के इस फैसले पर कहा था कि हम इतने सक्षम नहीं हैं कि कोर्ट के इस फैसले को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकें। और इसके बाद इस फैसले के खिलाफ किसी भी अदालत में किसी ने भी कोई चैलेंज नहीं किया और साल 2018 में जेरोम मैथ्यू भी जेल से बाहर आ गया और कोर्ट के इस फैसले के तुरंत बाद डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने इस हत्याकांड पर एक फिल्म बनाई और फिर 19 अगस्त साल 2011 को यह फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हुई और इस फिल्म का नाम था नॉट ए लव स्टोरी। राम गोपाल वर्मा ने कहा था कि मारिया सुसैराज को यह फिल्म एक बार जरूर देखनी चाहिए और इस तरह केरल की एक लड़की जो मुंबई में हिंदी फिल्मों में काम करने गई थी, उसने कभी यह सोचा भी नहीं होगा कि आने वाले समय में उसी पर फिल्म बन जाएगी। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।